नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में आज के सेशन में, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं बैंकिंग के ऊपर। ठीक है। दीपेश, मानसी, आभास, पिंटू, नरेन, शानवी, जितेंद्र, सोनू, विकास, सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं हम प्रॉपर तरीके से आपको। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप। हाँ, प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजिबल। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम लोगों ने कल बैंकिंग के विषय पर आपके साथ में कुछ बेसिक चर्चाएं की थी, और उन बेसिक चर्चाओं में जो सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा थी वो क्या थी कि अल्टीमेटली किस प्रकार से बैंक काम करती हैं। और कल की चर्चा में मैंने आपको यह बताया था कि बार्टर सिस्टम के स्थान पर किस प्रकार से वस्तु विनिमय के स्थान पर करेंसी का सिस्टम बनकर आया। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि किस प्रकार से मेरी दादी के रूप में मैंने उदाहरण दिया था कि उनके द्वारा किया गया कमिटमेंट, जो कि उनके प्रोमिसरी नोट के रूप में था, वो धीरे धीरे एक करेंसी के रूप में कन्वर्ट होता चला गया और अंत में जाकर गवर्नर का साइन संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर मान्य हो गया। मैंने आपको कल इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारियां दे दी थी और मैंने आपसे यह कहा था कि इसी प्रकार से बैंकिंग कार्य करती है। तो कल हमने बैंकिंग के कारण समझे थे कि बैंकिंग क्यों होती है, क्यों जरूरी होती है। अब यहां पे बैंक कैसे आई, आपने जो कल समझा ना, वो असल में क्या समझा था। कल आपने एक भाषा समझी थी कि करेंसी चर्चा में क्यों आई। कल का जो आपने सेशन समझा था वो था करेंसी करेंसी क्यों आई, करेंसी मार्केट में क्यों आई। इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट में आपने सबसे पहले यह समझ लिया था नोट का सिस्टम क्यों आया, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आप वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा नहीं सकते। दूसरा, उनका आने जाने का जो खर्च है ना, वो ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा है, मतलब ट्रांजिट कॉस्ट बहुत ज्यादा है, उनका होल्ड करने का कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इस कारण से हमने वस्तु विनिमय के स्थान पर करेंसी का चयन किया। लेकिन इस करेंसी के आने से भी बैंक क्यों आई ये समझ नहीं आया। अब बैंक क्यों आई, अब वो समझते हैं। आपको मालूम होगा, पता नहीं आप में से कितने लोग ये जानते हैं, आप में से क्या किसी ने कभी हवाला सिस्टम सुना है। हवाला, हवाला के बारे में जानते हो क्या होता है हवाला। कई बार आपने फिल्मों में इस नाम को सुना होगा, हवाला मनी या फिर घुंडी। ये शब्द सुने, फिल्मों में दिखाए जाते हैं, हवाला का कारोबार करता है ये लोग। एक बालक बोल रहा है सर कि बफर हो रही है वीडियो। बेटा बफर तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ प्रॉपर तरीके से चल रही है। अब बफर का आप वो मत करिए, आपके चक्कर में मैं मेरा घर छोड़ करके जयपुर आया हूं, क्योंकि कल मेरे वीडियोस दोनों क्लास मॉर्निंग और इवनिंग दोनों खराब हो गई थी। इस कारण में मैं तो अदरवाइज प्रॉपर तरीके से अलवर चला गया था बच्चों के पास, लेकिन जब आप लोगों का मैसेज आया कि सर नहीं आ रहा, तो मैंने कहा चलिए अब शहर बदलते हैं, क्योंकि वहां आराम से हम लोग कर रहे थे काम। पर कोई नहीं, तो ये मत बोलिए, है ना। हाँ जी, हाँ। अब एक बार बोल रहा है आवाज नहीं आ रही है। बेटा ये भी नहीं है, आवाज भी प्रॉपर तरीके से आ रही है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से चल रहा है, सभी ओके है। मैं मतलब कमेंट पढ़ पा रहा हूं और सभी के कमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं, है ना। दीपांजलि, बेटा मैंने मैसेज डलवा दिया है, आज कल परसों में सबके पास आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, कल आया था बेटा, कल बीच में सोर्स एरर आया था, क्योंकि वो हाँ जी। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब सवाल बना, क्या हवाला जानते हैं आप लोग। नहीं जानते तो मैं बताता हूं क्या होता है। आज भी ना, जितना भी नंबर दो का काम होता है, नंबर दो का काम मतलब आप ऐसे समझिए कि मुझे सरकार की नजर में आए बिना यहां से 50 लाख रुपए गुजरात के किसी व्यक्ति को पहुंचाने हैं। और ये भारत में आज से नहीं, जब से, मतलब आप यूं समझिए कि जब बैंकिंग नहीं थी तब से वैलिड सिस्टम है ये। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ये। मतलब मान लीजिए मैं यहां रहता हूं और गुजरात में कच्छ बॉर्डर पे मेरा जहाज आना है, मुझे वहां पर पैसे पहुंचाना है। पता है सिस्टम क्या होता है। मैंने अपने एक आदमी को यहां से एक नोट पकड़ाया, नोट पकड़ाया 10 रुपए का नोट, ठीक है, 10 रुपए का, 50 रुपए का नोट। उस पर एक सीक्वेंस नंबर था, नोट पर नंबर दिखा होता है। उस फोन नंबर, उस नंबर को, मान लीजिए ये एक नोट है और इस नोट पर 1 2 3 4 5 6 ऐसा कोई नंबर लिखा हुआ है। कोई भी नोट पर नंबर दोबारा रिपीट नहीं होता है ना।
मैंने वो नंबर की फोटो खींची, मैंने गुजरात में अपने बैठे हुए आदमी को उसकी फोटो भेज दी। मैंने कहा भाई ये नोट अगर आपको कोई व्यक्ति दिखाता है तो उसे 50 लाख रुपए दे देना। सर वो क्यों देगा? क्योंकि अगर उसे राजस्थान में जरूरत पड़ेगी तो ऐसे ही वो मेरे पास नोट भेजेगा। सर क्या ये विश्वास का काम होता है क्या? भयंकर विश्वास का काम होता है। भयंकर विश्वास का काम क्यों? क्योंकि सारे क्रिमिनल लेवल के लोग ही इस काम को कर रहे होते हैं। क्रिमिनल से मतलब वो सारे की सारे नंबर 2 के काम करने वाले लोग, जिन्हें अगर आपने गलती से धोखा देने की कोशिश की तो उसकी कीमत आपको अपने जान की नुकसान पहुंचा के ही देनी पड़ती है। इसलिए देश में एक कहावत बहुत प्रचलित है कि हमारे यहां पर सबसे ज्यादा ईमानदारी से काम अगर कोई होता है तो वो नंबर 2 का काम होता है। नंबर 1 के काम में फिर भी हजार मुसीबतें आ सकती हैं, नंबर 2 का काम बड़ी ईमानदारी से होता है। कैसे ईमानदारी से? क्योंकि वो लोग जान की कीमत, क्योंकि उनका कानून क्या है, मार डालो सामने वाले को अगर इसने नियम तोड़ा तो। ठीक है, तो अब क्या होता है, कृष पटेल, हाँ बेटा वहीं आ रहे हैं अपन, है ना, वहीं पर चल रहे हैं और उसी तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है ताकि आपको बैंकिंग तक समझाया जाए। तो अब क्या हुआ, ये जो नोट के माध्यम से पैसा ट्रांसफर होने की प्रक्रिया थी, इस नोट के माध्यम से पैसा ट्रांसफर होने की प्रक्रिया को ही हवाला कहा गया है। ये हवाला हो या घुंडी हो, ये आज भी प्रचलित वो तरीके हैं। बोले सर ये लोग बैंक का उपयोग क्यों नहीं करते? आएंगे अभी। ये लोग तो इसलिए नहीं करते क्योंकि बैंक के माध्यम से अगर ट्रांजैक्शन हुआ तो सरकार को पता चल जाएगा। सरकार को पता चल गया तो क्या होगा, तो हाँ ऐसा मूवी में भी देखा होगा, है ना। हाँ, अगर सरकार को पता चल गया तो क्या होगा, सरकार को पता चलने का मतलब है कि वो आपसे टैक्स वसूलेगी। आपको लगता है कि मुझे टैक्स नहीं देना है, तो अब टैक्स बचाने के लिए इस प्रकार का रास्ता अपना लेते हैं। तो ये तो हुआ हवाला। पुरातन काल में भी, अंग्रेजों के समय पे भी ये हवाला मार्केट ही चला करता था। फिर मुसीबतें क्या हुआ करती थी, नाम सुना है आपने पिंडारियों का? कई फिल्में बनी हैं, आमिर खान की एक बहुत बड़ी फेमस फिल्म बनी थी जो फ्लॉप हो गई थी। कौन सा वो था, नाम भूल रहा हूं मैं, जिसमें कि वो गधे पे बैठ के चलता है और वो लूटता है। आपको याद आ जाए तो बता दीजिएगा, कुछ दिनों पहले आई थी, 2-3 साल पहले फिल्म आई थी। उसमें क्या हुआ था, जो ये पैसा, अब आप सोचिए, आपने गुजरात वाले व्यक्ति को बोल दिया, गुजरात वाले ने यहां बोल दिया, गलती से मान लीजिए ऐसा हो गया कि आपको ज्यादा जरूरत गुजरात में पड़ गई तो आपको यहां से पैसा वहां भिजवाना होगा। तो रास्ते में कई बार क्या होता था कि जो रूट होता था जहां से आप पैसा लेके गाड़ी में जाते थे, वहां पर लुटेरे आपको लूट लिया करते थे, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है ना। तो रास्ते में लुटेरे लूट लिया करते थे। तो एक जमाना ऐसा आ गया था अंग्रेजों के टाइम पे कि रास्ते में बड़ी बड़ी गाड़ियों को लूट लिया जाता था, जो एक जगह से दूसरी जगह तक पैसा लेके जा रही होती। पहले ये हवाला घुंडी लीगल तरीके होते थे, और इन लीगल तरीकों में जहां सामने वाले को, भाई काम तो हो गया आपका ऑन द स्पॉट, बाद में जब पैसा पहुंचाने की बारी आती थी तो मालगाड़ियों में धन भर के जाता था, बैलगाड़ियों में, गाड़ियों में, ट्रकों में, इनमें गोल्ड, ज्वेलरी, इन सबको भर के दूसरी जगह पहुंचाया जाता था। इससे क्या होता था, इससे आपने, जैसे मान लीजिए मैंने गुजरात के अंदर 5 करोड़ रुपए की जरूरत रेज कर दी, 5 करोड़ वाले ने पेमेंट तो कर दिया, लेकिन वो मुझसे भी तो चाहेगा कि भैया मेरे को 5 करोड़ रुपए पहुंचाओ तो सही। तो मैं यहां से लेकर चलने लगा, रास्ते में पता चला कि हमारे टोंक के अंदर काफी ज्यादा लुटेरे हैं, राजस्थान के अंदर थे पहले, है ना, अंग्रेजों के काल के, काफी फेमस है ये। तो वहां पर उन्होंने रास्ते में लूट लिया। अब जब रास्ते में लूट लिया तो आपका जो जमा पूंजी थी वो भी चला गया, जान से भी हाथ धो बैठे, और सामने वाले के कर्जदार भी हो गए। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। फिर अंग्रेजों ने यह समझा कि यार इन पिंडारियों से निपटना बहुत मुश्किल है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में लोगों को यह समझ में आ चुका है कि अंग्रेजों से बड़ी ताकत कोई नहीं है। अगर पैसा ट्रांसफर करने की गारंटी अंग्रेज खुद ले लें, देखो पहले क्या होता था, व्यापारी, साहूकार, ये जो बड़े लोग हुआ करते थे, ये पैसा ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी खुद के ऊपर लिया करते थे कि हम ही पहुंचा देंगे पैसा। आज भी बहुत होता है ये, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो आज भी ऐसा काम करते हैं, है ना। जैसे डायमंड का जो कारोबार होता है, उसमें डायमंड लेके ही ट्रेवल करना पड़ता है, जान पर हथेली पर रख करके वो लोग निकलते हैं, ठीक है। लेकिन फिर वही बात है कि वो लीगल होते हुए, इलीगल होते हुए भी लीगल तरीके से काम हो रहा है।
सरकारें उन पर रेड मारती हैं, सब होता रहता है। जैसे हम शराब विभाग में हैं तो हमें खूब पता होता है कि शराब हरियाणा से जाके गुजरात जाती है। गुजरात को भी पता है कि गुजरात ड्राई स्टेट है, लेकिन राजस्थान से ज्यादा आसानी से गुजरात में शराब मिल जाती है ना। तो ये सब चीजें ओपन सीक्रेट्स कहलाते हैं। ऐसे ही अंग्रेजों को समझ में आ गया कि अगर इन पैसे वाले जमींदारों को, साहूकारों को यह कहा जाए कि आप इस पैसे को ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी, जैसे आपको याद होगा ना, मैंने आपको वेलेजली की सहायता संधि बताई थी। वेलेजली की सहायता संधि क्या थी? इसमें वेलेजली ने अंग्रेजों से यह कहा हुआ था कि आप लोगों की सुरक्षा मेरी सेना करेगी। तभी तो सारे अंग्रेज, एक सारे के सारे राजा अंग्रेजों के गुलाम हो गए। ऐसे ही अंग्रेजों ने साहूकारों से कहा कि आप लोगों के पैसों की हिफाजत हम लोग करेंगे। तो देखो, पहले तो अंग्रेजों ने क्या किया ना, राजघरानों को सुरक्षा दी। उसके बाद क्या किया, अंग्रेजों ने साहूकारों को, पैसे वाले लोगों को, इनको सुरक्षा दी। और सुरक्षा देके क्या कहा, आपका पैसा हम ट्रांसफर करेंगे। बोले आप कैसे करोगे ट्रांसफर? बोले इसका एक तरीका अपना लेते हैं। बोले बताइए। जैसे आप लोग राजस्थान के अंदर रहने वाले हैं, आपको पता है राजस्थान में राजाओं को कोई नहीं लूटेगा। भाई राजस्थान के राजा सब एक दूसरे को जानते हैं, सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे को कोई नहीं लूटेगा। तो चलो एक काम करते हैं। बोले बताओ क्या करना है? बोले आपके राजस्थान में हम एक बैंक खोल देते हैं। कौन सी बैंक खोल देते हैं? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। इसका नाम हुआ SBBJ। ठीक है? बोले ठीक है। ऐसे ही दक्षिण में किसी से कहा आप लोगों के लिए स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर खोल देते हैं, SBT। किसी से कहा गुजरात की तरफ कि आप लोगों के लिए स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र खोल देते हैं। पंजाब वालों से कहा आपके लिए पंजाब नेशनल बैंक खोल देते हैं। बैंकों में मतलब स्टेट वाइज अंग्रेजों ने कहा कि आप लोग केवल ऐसा करिए कि जितने भी राजस्थान के राजघराने हैं उन्हें अपना पैसा ट्रांसफर करना है तो वो लोग क्या करें, वो अपना पैसा इन बैंकों में पहुंचा दें। बस आपको इतना सा करना है कि आप अपना पैसा उस बैंक में पहुंचा दीजिए। हमने बीकानेर एंड जयपुर में आप लोगों के लिए बैंक खोल दी है। राजाओं ने और जो साहूकार थे या फिर जो व्यापारी वर्ग थे, उन्होंने अपना पैसा यहां पहुंचा दिया। अब इस बैंक को आपने कहा कि सर मुझे ये पैसा गुजरात डिलीवर करवाना है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इस SBBJ बैंक की एक ब्रांच गुजरात में ओपन करवा दी। गुजरात में इसी की एक ब्रांच ओपन करवा दी। ये पता चल गया कि राजस्थान के लोग गुजरात से बहुत व्यापार करते हैं, तो SBBJ की एक ब्रांच गुजरात में खुलवा दी। इससे क्या हुआ, यहां से अंग्रेजों की गाड़ी पैसे को फुल सिक्योरिटी के साथ, आज भी आपने देखा होगा जो कैश ले जाने वाली गाड़ी होती है, कई बार आपने देखा होगा बैंकों में पैसा डालने की एक गाड़ी चलती है, पूरी तरह बख्तर बंद होती है, शीशे पर जाली लगी हुई होती है, गार्ड बैठे होते हैं, गन लेकर वो चलते होते हैं और वो पूरी तरह से सिक्योरिटी के साथ बैंक के ATM में पैसे डालते हुए चलते हैं। आपने देखा होगा। ऐसे अंग्रेजों ने उस समय क्या किया, एक बैंक से दूसरी बैंक की जो शाखा है वहां तक पहुंचाने के लिए खुद की सिक्योरिटी उपलब्ध करवा दी। उस सिक्योरिटी का क्या मकसद था? सिक्योरिटी का मकसद था कि रास्ते में अब पैसा लुटेगा नहीं। तो बैंकिंग कैसे आई सिस्टम में, तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि यह मामला जब रिस्की होने लगा, रास्ते में पैसे लुटने लगे, तो उसके विकल्प के रूप में एक और रास्ता क्रिएट किया गया अंग्रेजों ने, यानी कि राज्य ने। अंग्रेज उस समय शासन व्यवस्था में हुआ करते थे, तो राज्य जब शासन व्यवस्था में हुआ करते थे तो राज्यों को एक प्रकार से, मतलब अंग्रेज शासन व्यवस्था में हुआ करते थे, उन्होंने अमीरों को यह विश्वास दिलाया। इसीलिए आप जब इंडिया का इतिहास पढ़ते हैं तो आपको एक जानकारी पता चलती है। आपने कई बार सुना होगा कि पहले बैंक जो है वो केवल अमीरों के लिए हुआ करती थी, यानी कि रिच के लिए ही बैंक हुआ करती थी, गरीब के लिए बैंक का कोई मतलब नहीं हुआ करता था। क्या कभी आपने सुना है बैंक जो है वो केवल अमीरों के लिए हुआ करती थी, गरीबों के लिए नहीं हुआ करती थी? गरीबों के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया इंदिरा गांधी जी द्वारा। बोले अमीर ही लोग इसमें पैसा क्यों डालेंगे, गरीब भी पैसा डालेंगे क्या? गरीबों का पैसा पैसा नहीं होता क्या? या फिर गरीबों के पैसे को कोई लूटेगा नहीं क्या? लूट सकता है ना। तो इनके पैसे का ट्रांसफर करने की भी जिम्मेदारी बैंक अपने ऊपर ले। फिर नरेंद्र मोदी जी आए, इन्होंने तो फिर एक अलग ही तरीका निकाल दिया। बोले चाहे पैसा है या नहीं है, जनधन अकाउंट आप जाइए और बैंक में खुलवाइए। अकाउंट खुलवाना जरूरी है, यानी ट्रांसफर ऑफ मनी केवल बैंक के माध्यम से हो। पहले तो एक बार थम्सअप करके बताइए, क्या आपको यह बात समझ में आई कि बैंकिंग कैसे
व्यवस्था में आई और कैसे अलग अलग जगहों पर बैंक खोली गई। अंग्रेज जिन राज्यों में शासन किया करते थे वहां की अपनी अपनी बैंक हो गई। जिन प्रेसिडेंसियों में शासन किया करते थे, जैसे मुंबई प्रेसिडेंसी है, बंगाल प्रेसिडेंसी है, मद्रास प्रेसिडेंसी है, तो वहां पर उनके द्वारा उन्हीं प्रकार की बैंक खोल दी गई। बड़ी बड़ी प्रेसिडेंसियों की बड़ी बड़ी बैंक खोल दी गई। तो उम्मीद है अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि करेंसी कैसे प्रचलन में आई, और करेंसी के प्रचलन में आने के बाद में फिर बैंकिंग कैसे प्रचलन में आई। और बैंकिंग का प्रचलन में आना आपको यह समझाता है, आज भी आपको क्या लगता है, अगर आपको टैक्स का डर ना हो तो सबसे ज्यादा सुरक्षित पैसा कहां है? तो बोले साहब बैंक में है। क्यों? क्योंकि बैंक ने यह गारंटी देना भी शुरू किया कि अगर आपका पैसा रास्ते में कहीं चोरी होता है तो हम उसकी गारंटी लेते हैं, आपको चिंता नहीं करनी, आप तो केवल ये रसीद ले जाओ, आकर हमें वापस दिखा देना, हम आपका पैसा वापस कर देंगे। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई हो। धीरे धीरे जब यह व्यवस्था चलती रही तो आपके दिमाग में पता चल जाना चाहिए कितने प्रकार की बैंक खुलती चली गई। तो देखिए, ऐतिहासिक रूप से आप देखिए, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की सबसे पहले शुरुआत हुई 1881 में। अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना हुई। इसी प्रकार से 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की शुरुआत हुई। ऐसे ही 1806 में बंगाल की बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। 1840 में बैंक ऑफ मुंबई की स्थापना हुई। 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई। तीनों प्रेसिडेंसियों को मिलाकर के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि बाद में एसबीआई बनी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनी, इन तीनों को मिलाकर के, क्योंकि यहां पर क्या था, अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी चला करती थी। प्रेसिडेंसी मतलब अंग्रेजों का राज चला करता था। कहां पर? बंगाल में, मुंबई में, मद्रास में। देखिए, अंग्रेजों का जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि अंग्रेज जो थे ना, राजघरानों में अलग तरीके से राज करते थे, प्रेसिडेंसियों में अलग तरह से। प्रेसिडेंसियों में सारा राज उनका ही होता था। तो इस प्रकार से तीनों को मिलाकर के, तीनों बैंकों को एक करके इंपीरियल बैंक का निर्माण हुआ। और यही इंपीरियल बैंक 1955 में जब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया तो इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया। बोलो, यहां तक आपको ये एक ही झटके में समझ में आया कि नहीं? मैंने सेशन शुरू होते समय आपको एक लाइन बोली थी कि मैं आपको ये तो बताऊंगा कि बैंक आई क्यों, लेकिन कब आई ये आपको याद करना पड़ेगा। डेट्स जो है ना वो आपको याद करनी पड़ेंगी। उद्देश्य मैंने बता दिया कि ये कैसे आई, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं ये बैंक ऑफ बंगाल है, ये बैंक ऑफ बॉम्बे है, ये बैंक ऑफ मद्रास है, और इनको मिलाकर के सारी बैंकें बनाई गई। 1959 में रियासतों के जो बैंक थे उनको भारतीय स्टेट बैंक की सहायक बैंक घोषित कर दिया गया। जैसे रियासतों में, रियासत जैसे जयपुर के अंदर बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। ये राजघराने थे। राजघरानों के पास में जो बैंक थी उन्हें इन सबको मिलाकर के किस में डाल दिया गया? एसबीआई की सहायक शाखा बना दिया गया। इसके बाद बीकानेर और जयपुर को मिलाकर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर बना दिया गया। 8 के अंदर स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया। 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का इसमें विलय कर दिया गया। 2017 में तो सारी सहयोगी बैंक जितनी भी थी, ये जितनी भी स्टेट शब्द की बैंक थी, इन सबको मिलाकर एसबीआई के अंदर मिला दिया गया। यानी एसबीआई की शुरुआत में जहां ये 3 बैंक मिलकर के इंपीरियल बैंक का निर्माण की थी, देखो कॉमन सेंस की बात है कि एसबीआई में ही क्यों मिलाया गया। भाई कॉमन सी बात है ना, अंग्रेजों ने इंपीरियल बैंक का निर्माण क्यों किया? अंग्रेजों का 3 जगह शासन चलता था ना, जैसे मान लीजिए 3 प्रेसिडेंसीज हैं, तो प्रेसिडेंसियों की बैंक को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। अब जब राजघरानों की बैंक हैं, अब जब राजघराने नहीं बचे तो उन बैंकों को भी तो स्टेट बैंक में ही मिलाया जाएगा ना, क्योंकि वो देश की बैंक है। इस प्रकार से देश की सभी बैंकों को एक करके 2017 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दे दिया गया। उम्मीद है आप सभी साथियों को अब यह मूलभूत बात समझ में आ गई होगी। अब किसी के दिमाग में एक सवाल आया। क्या सवाल आया? सर सबको मर्ज क्यों किया? मर्ज करने की क्या जरूरत थी? देखो मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया, कॉमन सेंस होता तो शायद आप इस सवाल को नहीं पूछते। एक बेसिक कॉमन सेंस क्या कहता है यहां पे, इनको मिलाने की असली वजह क्या रही? अगर मुझे यहां से पैसा बंगाल पहुंचाना है तो मुझे एसबीबीजे की ब्रांच खोलनी पड़ रही थी। मुझे जयपुर से पैसा गुजरात पहुंचाना है तो मुझे एसबीबीजे की ब्रांच गुजरात खोलनी पड़ रही थी। हर बैंक को अपनी अपनी ब्रांचेस खोलनी पड़ रही थी। लेकिन अगर मैं सब बैंकों को आपस में मिला दूंगा तो मेरा एसबीबीजे यहां पर है और मुझे पटियाला में काम पड़ गया, तो भाई साहब हो सकता है कि एसबीबीजे अब एसबीआई बन गया,
पटियाला भी एसबीआई बन गया, तो सीधा एसबीआई के माध्यम से पैसा चला गया ना, जिम्मेदारी सबके पास एक ही जने के पास आ गई ना। आप विचार कीजिए, सारी की सारी जिम्मेदारी एक ही व्यक्ति के पास आ गई ना, बताइए मुसीबत क्या है? बोलिए। कॉमन सेंस है ये, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बताइए, यहां तक समझ में आया? स्टोरी समझ में आई क्या है? भाई ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रेंथ नहीं बढ़ानी है। आप एक कॉमन सेंस की बात सोचो कि मुझे अगर अगर भाई बैंक की स्थापना का असल उद्देश्य क्या था? ट्रांसफर ऑफ मनी आसानी से हो, यही तो सबसे पहले बैंकिंग का उद्देश्य था। अगर मनी ट्रांसफर आसानी से नहीं होगा तो बैंक होने का औचित्य क्या है? आपको उतनी ही ब्रांचेस खोलनी पड़ेंगी। अब ब्रांचेस खोलने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, अब एक और चीज सोचते हैं। ब्रांचेस खुल गई, सारे काम हो गए। अब दूसरा सवाल सोचिए, जब धीरे धीरे लोगों का बैंक पर डिपेंडेंसी बढ़ने लगी, लोगों को लगने लगा कि बैंक काम की चीज है, बैंकों के ऊपर डिपेंडेंसी इंक्रीज होने लगी, तो बैंकों पर बढ़ी हुई डिपेंडेंसी को देखते हुए सरकारों को यह समझ में आ गया कि आम जनता को लगता है कि बैंक बड़ी चीज है। वास्तविकता में बैंक बनाई क्यों गई थी? बैंक बनाई गई थी लोगों की सहूलियत के लिए, कि एक जगह से पैसा दूसरी जगह पहुंचाना है तो वो आसानी से पहुंच जाए, इसलिए बैंक का गठन किया गया था। लेकिन अब क्या होने लगा? पैसा तो वही है भाई, जहां से गठन शुरू किया गया था, पैसा आप ही का बैंक में डला है। अब इसको समझना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अब यहां से आगे अब जन्म होने जा रहा है आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। आरबीआई असल में जो आज आपको दिखाई पड़ती है, इसकी वास्तविकता में कोई वैल्यू ही नहीं थी। इसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी। ये आवश्यकता आविष्कार की जननी है, कुछ वैसी चीज थी ये आवश्यकता। जैसे आपने दुकान खोली, अचानक आपको पता चला यार दुकान तो मैंने खोल ली, अब लेकिन मुझे दुकान के अंदर एम्प्लॉय भी तो चाहिए। एम्प्लॉय रख लिए, एम्प्लॉय रखने के बाद समझ में, अरे इतने एम्प्लॉय रख लिए, अब इन लोगों के लिए यार हिसाब रखने के लिए आदमी भी तो चाहिए। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आपने ये सोचकर काम नहीं किया था कि मुझे एम्प्लॉय रखने, आपने धंधा शुरू किया था, लोगों की जरूरत ऑटोमेटिक पड़ते चली गई, है ना। तो आरबीआई ने भी यही काम किया। क्या हुआ? लोगों ने पैसे से मतलब ब्रांचेस में पैसे डालने शुरू किए, बैंकों में पैसे डालने शुरू किया। ठीक है ना। हाँ, तो अब सुनिए, जब पैसा डालना शुरू किया बैंकों के अंदर, तो सरकार को यह समझ में आने लगा कि किसी को यह थोड़ी पता है कि ये पैसा मैं यहां क्यों डाल रहा हूं। उसको केवल यह पता है कि बैंक में पैसा सुरक्षित है। तो एक काम करते हैं भाई, इसको तो पैसा ट्रांसफर कराना था, लेकिन ट्रांसफर होने के बाद में यह पैसा निकाल के अपने घर में बैठ जाता है। मान लो ये कोई ए बैंक है, यहां कोई बी बैंक है, ये दोनों बैंक है साहब। अब ध्यान से समझना, आपको बैंकिंग का मूल काम समझ में आने वाला है, और ये मतलब आज का आखिरी कंसेप्ट होगा जो आपको समझना है। ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, आपने शुरुआत में पैसा क्यों डाला था बैंक में? ताकि आपका इजी ट्रांसफर हो जाए। पहला काम क्या था? आप केवल यह चाहते थे कि मेरा पैसा आसानी से ट्रांसफर हो जाए। आपका उद्देश्य केवल इतना था। आपने आसानी से पैसा डाला, इधर निकल गया। सरकार ने दिमाग लगाया कि यार मान लो किसी ए नामक व्यक्ति ने, मान लीजिए कि इस व्यक्ति का नाम राम है, इसने पैसा डाला और यहां पर इसने श्याम नामक व्यक्ति को पैसा भेजा था, श्याम ने पैसा निकाल लिया। ठीक है, अच्छा, राम का भेजा पैसा श्याम ने निकाल लिया, बैंक तो केवल ट्रांजिट करती गई। ट्रांजिट का बैंक ने पैसा ले लिया, टैक्स ले लिया कि भाई इतना पैसा लगेगा, मैं भेज दूंगी। बोले ऐसे काम नहीं चलेगा, बिजनेस बड़ा करते हैं आप। बोले बताओ बिजनेस कैसे बड़ा करोगे? तो अब बैंक के दिमाग में आया व्यापार करने का मन कि यार अपन व्यापार करते हैं। बोले सर कैसे करोगे? श्याम से कहो, क्या कहो कि तू ये पैसा मत निकाल। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। राम ने पैसा डाला बैंक में, श्याम से कहा कि तू पैसा मत निकाल, मत निकाल। बोले तो इस पैसे को हमारे पास ही रहने दे, बैंक के पास ही रहने दे। बोले क्यों रहने दूं? अरे बोले तेरे पैसे को हम बढ़ाकर तुझे देंगे। बोले बढ़ाकर मतलब? अरे ब्याज देंगे तेरे पैसे पर हम। बोले अच्छा, कैसे दोगे? बोले सुन, अगर तू 100 रुपए निकालता है और तू साल भर रुक गया तो हम तेरे को 110 रुपया देंगे। शाम के मन में लालच आने लगा। बोले यार मेरी जरूरत का तो अभी पैसा है भी नहीं, मेरे पास तो पैसा खूब है,
मैं इसको साल भर पटके ही रहने देता हूं। अगली साल क्या हुआ, अगली साल 110 रुपए पर फिर 10%, यानी कि अगली साल ये 121 रुपया बन गया। अगली साल फिर 121 का 10%, भाई साहब 121 का 10% फिर 100, मतलब इसके अंदर 12 रुपया जुड़ गया, ये बन गया 133 रुपया। शाम के गेम समझ में आने लग गया कि पैसा तो रखे रखे बढ़ रहा है, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। अगली बार 146 रुपया हो गया, उसके बाद में बढ़ता गया, ये तो भाई पैसा बढ़ता जा रहा है, 151 161 हो गया। बोले यार मैं कुछ भी नहीं कर रहा, ये रखे रखे पैसा बढ़ रहा है। शाम को मजे में आ गई बात की, यार ये तो बहुत सही है, यहां तो ब्याज मिलता है, और ब्याज मिलता है। बैंक ने भी समझ लिया कि श्याम लालची है। क्या लालच कर गया श्याम, 10% के ब्याज पर श्याम ने अपना पैसा हमारे पास छोड़ दिया। अब बैंक वालों से सवाल पूछा गया कि एक बात बताओ बैंक वालों, तुम इस पैसे से बढ़ाओगे पैसा कैसे, श्याम को 10% बढ़ाकर पैसा कैसे दोगे? तो बोले चलिए मैं आपको बताता हूं। मंजू परिहार, आज मेरे फ्रेंड ने स्प्रिंग बोर्ड को छोड़ दिया और आपका बैच लेना है। बेटा हमारे पास ना इन दिनों जब से हम बैच ऑफ किए हैं, हमारे पास बैचेस की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है ना, और हम चाहते नहीं थे कि बार बार ओपन किया जाए, बंद किया जाए, लेकिन बच्चों के रिक्वेस्ट पर हमने बैचेस में, क्योंकि वो जो हम ऑफर निकालते हैं ना, वो ऑफर निकालना तो अभी फिलहाल के लिए बंद कर दिया, क्योंकि हमने एडमिशन ही क्लोज कर रखे थे, हमें एडमिशन नहीं चाहिए था। लेकिन जो लोग ऐसे हैं ना कि जिनको एडमिशन चाहिए या एट एनी कॉस्ट, उनके लिए हमने बैचेस ओपन कर दिए हैं कि हाँ ठीक है, जिसको अर्जेंट बोले सर मेरे को तो लेना ही है चाहे कुछ नहीं हो सकता, उनके लिए आज से हम बैचेस ओपन करा रहे हैं। लेकिन कोई भी कंसेशन वंसेशन उन पर नहीं है, ना नोट्स पर है, ना आपके इस फाउंडेशन बैच पर है, ना फिर उस बैच पर है जो उनकी ओरिजिनल रेट है। जैसे कि आपका वाला बैच 3000 का है, नटराज वाला बैच जो है वो 15,000 का है, नोट्स 6,000 के हैं, तो वो उतने में ही अवेलेबल होंगे। जब ऑफर आएंगे तभी हम उसका प्रचार प्रसार करेंगे, ठीक है? तो कोई भी ऐसा बच्चा हो तो बता देना। अब क्या हुआ, तो बोले सर बैंक से पूछा कि बैंक आपने इसको 10% का दिमाग तो दे दिया, आप लोग पैसा कैसे कमाओगे अब ये बताओ। बोले सर अपन व्यापार करेंगे। बोले कैसे करोगे? बोले अब आप देखो हम क्या करते हैं। बोले बताओ। सर ये जो 10% का लालच में ये शाम रुका है ना मेरे पास में, इसके पैसे को लेकर के मैं अब श्योर हो गया कि ये 100 रुपया मेरा है। क्या है? ये 100 रुपया मेरा है। ये किसको पता चल गया? बैंक को पता चल गया। बैंक ने इसकी चक्री घुमानी शुरू कर दी। कैसे चक्री घुमाई? बैंक ने फिर एक और पकड़ा, मोहन को पकड़ा। मोहन से कहा कि सुन भाई मोहन, तेरे को पैसों की जरूरत है क्या? बोले हाँ सर मेरे को अर्जेंट जरूरत है। बोले ले जा, तू 100 रुपए ले जा यार, तू भी क्या याद रखेगा। बोले सर इनके पास पैसा कहां से आया? अरे वो शाम ने छोड़ा था ना पैसा, वो इनके पास है तो सही। बोले अच्छा। अब बैंक ने उस पैसे को मोहन को टिका दिया। मोहन को टिका के मोहन से कहा कि मोहन सुन, अब तेरे पास पैसा तो दे दिया हमने, अब एक काम कर, इस पर हमें तू ब्याज दे। बोले सर कितना ब्याज लोगे? बोले 15% चाहिए मोहन। बोले मतलब 15%, और वो भी चक्रवर्ती के हिसाब से चाहिए, मंथ ऑन मंथ काउंटिंग चाहिए। बोले सर ठीक है ले लेना, क्योंकि मेरे को अर्जेंट जरूरत है 100 रुपए की। बोले ठीक है। 15% का ब्याज लगा, बैंक को मिला 115 रुपया साल पूरा होने पर। 115 मिला, 110 रुपया देना था शाम को, बच कितना गया? 5%। ये 5% क्या हुआ? बैंक की अपनी कमाई हो गई। उम्मीद है आप लोगों को इस साधारण उदाहरण से यह समझ में आ गया होगा कि जो बैंक पहले केवल ट्रांजिट का काम करती थी, माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करती थी, अचानक उसके दिमाग में एक तरीका पैदा हो गया कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए, ब्याज से पैसा कैसे कमाया जाए। बोलिए आपको यह बात समझ में आई या नहीं आई? आरती बिल्कुल करेंगे बेटा, सब चीजें चल रही हैं, प्रोसीजर में है। बताइए आपको यह बात समझ में आई कि नहीं आई? लोन का सिस्टम समझ में आया? ये क्रियाकलाप समझ में आया कि ये क्या हो रहा है, बैंक पैसा कैसे कमाती है। बैंक की क्या होने लग गई? कमाई होने लग गई, बैंक की इनकम होने लग गई।
क्लियर? यहां तक सबको समझ में आ गया बैंक कैसे काम करती है? तो बैंक में सबसे बड़ी चीज आपको बैंक की कमाई समझ में आनी चाहिए। अब एक कदम और आगे चलते हैं। क्या आगे चलते हैं? अब देखो, मान लो कि अब हमने बैंक समझ ली साहब, ये हमारी बैंक हो गई, हमें अच्छे से पता है हमारी बैंक है साहब। बैंक के पास अब दो काम हो गए। क्या हो गए? एक काम हो गया डिपॉजिट का और एक काम हो गया लैंडिंग का। लैंडिंग बोल दो, लोन बोल दो, ये काम का। डिपॉजिट बोले तो जमा करने का और लैंडिंग बोले तो उधार देने का। जमा कर रहा है कोई व्यक्ति और उधार ले रहा है कोई व्यक्ति। आपके दिमाग में प्रश्न बनने लगा, लेकिन सर 5% क्या होता है? मैंने कहा 5%? ये बहुत बड़ी चीज होती है। मैंने कहा क्या होती है साहब 5%? बोले सर 5% असल में 100 रुपए जब मोहन ने शाम ने जमा कराए थे तो मोहन को 100 रुपए लोन मिला था, इसे 110 मिल रहा था, इसको 115 चुकाना पड़ रहा था। ये 5 रुपए के बेनिफिट में काम कर रही थी। सर विचार करो, ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जो बैंक के साथ इसी प्रकार से जमा कराते हैं और इसी प्रकार से लोन लेते हैं। मैंने कहा हाँ यार ये बात तो सही है। तो सर एक बात बताइए, अगर बहुत सारे लोग होंगे तो ये जो 5 रुपए वाला हिस्सा है ये बहुत बड़ा हो जाएगा। मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सर ये पैसा खुद इतना बड़ा हो जाएगा कि इस पैसे को ब्याज पर चला करके पैसे से और पैसा कमा लिया जाएगा। आपको पता होना चाहिए, हर अमीर आदमी चाहे कितना भी बड़ा पैसे वाला क्यों ना हो, उसकी सबसे बड़ी चाहत और सबसे पहली चाहत क्या होती है कि वो अपने जीवन काल में बैंक जरूर खोले। हर बड़ी कंपनी का अपना एक सपना होता है कि अगर पैसा कमाना है जिंदगी भर तो बाकी सब छोड़ दो और पैसे के स्थान पर क्या करना है, मतलब अपने जीवन काल में बैंक खोलना है। बैंक क्या है? खुद से पैसा पैदा करने की मशीन है, इकलौता ऐसा सिस्टम जो खुद से पैसा कमाता है, आपको कुछ नहीं करना। तो सर पैसा कमाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बैंक किस बात पर जोर दे? मैंने कहा बैंक के लिए दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। क्या? उसमें ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट मिले ये भी जरूरी है और ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लें ये भी जरूरी है। यानी कोई भी बैंक कब ज्यादा अच्छी बैंक कहलाती है? कब कहलाती है? जब उसमें पैसा जमा भी बहुत हो रहा हो और उसमें से पैसा जा भी बहुत ज्यादा रहा हो, लोन भी बहुत सारा बांट रखा हो। तो बैंक की असली कमाई क्या है? तो बैंक की असली कमाई लोन देना है। डिपॉजिट बैंक की असली कमाई नहीं है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? अब आपको यह बात तो समझ में आ गई। अभी भी दो चीज बच गई। क्या बच गई? एक आरबीआई बच गई और एक रिस्क बच गई। दोनों बातों को कवर करते हैं। पहले आरबीआई समझ लेते हैं। आरबीआई को समझने से पूर्व, जैसा मैंने आपसे कहा कि सारे नोट पर लिखा हुआ आता है मैं धारक को वचन देता हूं। मेरे प्यारे साथियों, अंग्रेजों को यह समझ में आने लग गया समय रहते रहते कि यार ये जितनी भी बैंक हैं इनमें एक जना पैसा जमा कराता है, दूसरा पैसा निकालता है। अंग्रेजों को फिर एक और चीज समझ में आई। देखना, ध्यान से समझना। सबसे पहली चीज, अंग्रेज सोसाइटी को उपलब्ध क्या करवा रहे थे? सोसाइटी को उपलब्ध करवा रहे थे सिक्योरिटी। सिक्योरिटी टू सोसाइटी। कैसे? अपनी पुलिस के माध्यम से। पुलिस के माध्यम से अंग्रेज क्या उपलब्ध करा रहे थे? सोसाइटी को सिक्योरिटी। अपनी सेना के माध्यम से सिक्योरिटी टू प्रेसिडेंसीज, या फिर राजघराने कह लीजिए, राजघराने। राजघराने कैसे? अपनी फोर्स के माध्यम से, जो सेना थी इनके माध्यम से ये राजघरानों को सुरक्षा दे रहे थे। अपनी पुलिस के माध्यम से सिक्योरिटी टू दी मनी ये उपलब्ध करा रहे थे। पैसा सुरक्षित रखने के लिए ये काम कर रहे थे। अंग्रेजों को यह समझ में आया कि ओरिजिनली हम लोग क्या थे। बोले ओरिजिनली आप लोग क्या थे? बोले ओरिजिनली तो हम लोग खुद व्यापारी थे भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी असल में खुद सॉरी तो ईस्ट इंडिया कंपनी असल में तो खुद भारत व्यापार करने ही तो आई थी। इन्हें अचानक यह रियलाइज हुआ
कि यार हमारे पास तो ये जो साहूकार यहां जमा कराते हैं इसकी तुलना में कई गुना ज्यादा सामान है। हमारे पास में भारत से लूटा हुआ करोड़ों तो रुपया है, करोड़ों तो रुपया है। फिर हमारे पास में भारत से लूटा हुआ गोल्ड है और तमाम प्रकार का, चाहे सिल्वर है तो और भी बहुत सारी चीजें जो इन्होंने लूटी, हीरा, पन्ना, लोहा, चांदी सब है इनके पास। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि हमारे पास में इतना सब कुछ है कि किसको रियलाइज हो रहा है साहब? अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को यह बात रियलाइज हुई कि जब भाई साहूकार का पैसा हम इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे हैं, वस्तु भी जब हमारी ही है, हम साहूकार का पैसा ट्रांसफर करने के साथ साथ अपना पैसा क्यों ना चला दें? बोले तरीका बताओ। बोले एक काम करो, हिल्टन यंग कमीशन ने कहा एक काम करो, आप लोग अपनी करेंसी छाप दो। और छापने के लिए जरूरी क्या है? मेरी दादी के गोडाउन में क्या था? मेरी दादी के गोडाउन में था बहुत सारा गेहूं। अंग्रेजों के गोडाउन में क्या था? करोड़ों रुपया, गोल्ड, सिल्वर, ये सब। तो अंग्रेजों ने कहा जितना हमारे पास में जमा हुआ पैसा है, उस जमा धन का, या जितना जमा हमारे पास है, उस जमा की एवज में हम उतने ही नोट छाप देंगे, जितना हमारे पास रिजर्व है हम उतने ही नोट छाप देंगे। मतलब एक ऐसी हमने बैंक बनाई जिसका काम ये जमा करना और लैंड करना नहीं था, उसका काम था देश का जितना भी धन है उसकी तुलना में नोट छापना। कि मतलब देश का जितना भी वैल्यू है, चाहे वो गोल्ड की है, चाहे वो खुद के अपने नोटों की है, चाहे वो अनाज की है, उसकी वैल्यू के बराबर नोट छापना। बोले एक नोट छापने की बैंक अलग बना दो और उस बैंक को सर्कुलेशन में रहने दो। क्या आपको यह बात समझ में आई? किस उद्देश्य से अंग्रेजों ने खेला? आपको याद होगा कई बार अंग्रेजों के लिए एक शब्द यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? अंग्रेज देश में शासन कैसे करते थे? बोले अंग्रेजों का शासन तो केवल पुलिस शासन था। इनके पास फोर्स थी और उसी फोर्स से ये लोग शासन किया करते थे, बाकी इनके पास कुछ था नहीं। बोले इनका तो पूरा की पूरा पुलिसिया सिस्टम था। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पुलिस के कारण ये लोग शासन कर पाते थे, अदरवाइज इनके पास कुछ था नहीं साहब, कंटेंट नहीं था इनके पास। क्लियर हो गया? उम्मीद है आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो कुल मिलाकर के बात क्या निकली? अंग्रेजों ने आरबीआई के माध्यम से अपने नोट जारी कर दिए, जिनको बैंकों को दे दिया कि तुम चलाओ, बढ़िया ब्याज कमाओ, मुझे पैसे से पैसा बना के दो। जब साहूकार का, राम का, श्याम का, मोहन का, सबका पैसा बना के दे रहे हो, तो सरकार का पैसा का ज्यादा पैसा बना के क्यों नहीं दोगे? तो आरबीआई क्या हुई? इसीलिए वो बैंकर्स का बैंक हुआ। जितने भी बैंक हैं उनका बैंक कौन है? तो बोले आरबीआई। वो क्या करता है? उनको पैसे देता है, मेरा पैसा चलाओ तुम अब लोग। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा। क्या प्रश्न बनेगा? कि सर संभावना यह है कि जो राम ने पैसा जमा कराया, श्याम ने पैसा जमा कराया, गलती से मोहन ने वो पैसा नहीं चुकाया। मोहन को लोन मिला था ना भाई, 15% पे मोहन ने लिया था। अब जब आप लोन दोगे तो वो मोहन के ऊपर आपने लोन तो दे दिया, लेकिन रिस्क किसकी आ गई? बैंक के ऊपर। क्योंकि अगर मान लीजिए श्याम अपना पैसा मांगने आ गया, श्याम को चाहिए था 110 रुपया और आप तो 100 रुपए इसको देके बैठे हुए हो, बैंक देके बैठी हुई है, और श्याम ने पैसे मांग लिए आकर के। किससे? बैंक से, कि सर सुनो मेरे पैसे वापस दो आप। बोले भाई क्यों चाहिए? बोले सर मेरे को डाउट लग रहा है आपने किसी गलत आदमी को पैसे दे दिए हैं, मुझे यह समझ में आया है। तो बोले तेरे को कैसे पता चला? बोले मार्केट में न्यूज चल रही है, आपने अंबानी को, अडानी को, इन लोगों को अपना पैसा दे दिया। मेरा पैसा था जो आपने इनको दे दिया, मेरे को आप तुरंत मेरा पैसा रिटर्न करो। भाई साहब बैंक के हाथ पैर फूल गए। क्यों? क्योंकि ये तो इस उम्मीद में थे कि साल भर बाद मोहन श्याम मांगने आएगा पैसा, ये तो पहले ही आ गया। इतना पैसा बैंक के पास था नहीं। ऐसी स्थिति में जब
जो लाइबिलिटीज हैं, जिनका पैसा आपने जमा करके रखा हुआ है, इन्हें, जो कि साल भर के हिसाब से रखा हुआ है, टाइम लाइबिलिटी कहते हैं। और जो रोजाना के हिसाब से जिनका रिस्क है कि पैसा कभी भी मांग सकते हैं, उन्हें डिमांड लाइबिलिटी कहते हैं। और डिमांड और टाइम लाइबिलिटी को कंबाइंड रूप से नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, दैट इज एनडीटीएल कहते हैं। एनडीटीएल, जो कि हर बैंक का हर 14वें दिन नापा जाता है, हर बैंक का हर 14वें डे नापा जाता है। ठीक है ना? तो बोले ऐसी स्थिति में जो लेनदारियां हैं, वो लोग अगर आ गए पैसा मांगने तो क्या करेंगे? तो आंसर बैंक का मिला कि सर हम तो चुका ही नहीं पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में अगर हम चुका नहीं पाएंगे तो हमारा तो सारा की सारा मामला बर्बाद हो गया। बड़ा सवाल है कि नहीं है? जब आप चुका नहीं पाओगे तो क्या हुआ? बैंक फेल हो गई। कई बार आपने सुना होगा कि बैंक फेल कर जाती हैं, चाहे वो लीमैन ब्रदर्स बैंक हो, या अभी रिसेंटली अमेरिका की कौन सी बड़ी बैंक है वो फेल हुई हो, या जो भी बैंक फेल होती हैं, उन बैंकों के फेल होने का असली कारण क्या है? जब सुर्खियों के माध्यम से किसी बैंक का ये जानकारी बाहर आ जाए। जैसे आप कई बार सुनते हैं कि हाँ भाई माल्या इतना पैसा लेके भाग गया, या कभी आपने सुना अडानी को इतना कर्ज दे दिया, या कभी आपने सुना ललित मोदी या फलाना मोदी कौन सा पैसे लेके इतना चला गया। आपको अचानक आप क्या पढ़ते हैं कि एसबीआई का इतना पैसा था, पीएनबी का इतना पैसा था। अब मान लो उस सूचना के आधार पर हजारों की संख्या में लोग बैंक पहुंचकर अपना पैसा मांग लें, बैंक तो धराशायी हो जाएगी। हाँ, सिलिकॉन वैली। क्या आप लोगों को बैंक का धराशायी होना समझ में आया? बैंक फेल कैसे मारती हैं, क्या आपको समझ में आया? बैंकिंग क्लियर हुई? यहां से अब हमारे सामने एक प्रश्न और बना। सर अभी आपने कहा नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी, एनडीटीएल, ये क्या होता है? इसकी थोड़ी सी व्याख्या और कर दीजिए। मैंने कहा चलिए बहुत अच्छे से कर देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जो मैंने आपको बैंकिंग बताई है ना, बचपन से लेके आज तक, और आप भविष्य में भी कभी पढ़ के देख लेना, ना तो कभी ऐसी आसानी से आपको बैंकिंग समझ में आई होगी कि असल में बैंक क्या है, और ना ही कभी समझ में आएगा। आज जो आपने बेसिक कंसेप्ट दिमाग में बिठा लिया ना, कल से मैं आपको जब सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट ये सब पढ़ाऊंगा ना, तो वो चुटकी भर का काम रहेगा, 1 घंटे में सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस ये आखिरी पॉइंट समझ लो, इसके बाद में बैंकिंग चैप्टर हो सकता है कल ही खत्म हो जाए कि हाँ भाई अब तो कुछ बचा ही नहीं, इसके अंदर करना क्या है। ये मेजर कंसेप्ट समझ लिया आपने। अब कोई भी घुमाने फिराने का काम है वो समझ में आ जाएगा। एक बार बस मुझे आरबीआई बैंक कैसे कंट्रोल करती है बस वो बताना है, उसके बाद तो फिर बहुत ही आसान काम हो जाएगा। आरबीआई वाला कल के लेक्चर में आरबीआई कैसे बैंकों को कंट्रोल करता है बस वो समझाना है। अभी आपको बैंकिंग समझ में आ गई है, फिर आरबीआई का काम समझाऊंगा एक बार कि वो कैसे कंट्रोल करती है, उसके बाद खत्म। ठीक है, अच्छा अब क्या है एनडीटीएल क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर शब्द क्या लिखा है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अच्छा पहले तो ये शब्द समझते हैं, लायबिलिटी का मतलब होता क्या है। वैसे तो हिंदी शब्द है इसका देनदारी, लेकिन मैं आपको इसको समझाऊं तो जिम्मेदारी से समझना। कैसे? मुझे ये बताओ, मैंने अगर आपसे पैसे लिए हुए हैं, अब भाई एक बालक है बहुत देर से एक ही सवाल पूछ रहा है, भवानी बैच के अंदर हिस्ट्री कब से शुरू होगी, हिस्ट्री कब से शुरू होगी। बेटा जब ये सब खत्म हो जाएगा, ऑलरेडी 2 सब्जेक्ट तो चल ही रहे हैं, पॉलिटी चल रहा है, इकोनॉमी चल रहा है, इनके तुरंत बाद फिर हिस्ट्री ही है, फिर तो बचेगा नहीं ना कुछ भी, है ना। हर्ष बंसल, बेटा तरह तरह की इमोजी ट्राई मत करो, अदरवाइज पूरे टाइम के लिए बाहर हो जाओगे क्लास से, क्या मतलब है बेटा, है ना। तुम सारे सारे इमोजी ट्राई कर लिए हो ताकि तुम्हारा कमेंट पढ़ लिया जाए, ठीक है। बैंक फेल मारती तो आरबीआई उसे कंट्रोल करते हैं। प्रियंका, लॉजिक कैसे कर लेते हो सर, आपके ऊपर सरस्वती माँ का आशीर्वाद है।
बेटा सरस्वती माँ का नहीं, मैं टीचर हूं, माँ का तो आशीर्वाद निश्चित ही है, आप सब पर भी ईश्वर का आशीर्वाद है कि आप सब लोग समझ पा रहे हैं। लेकिन टीचर का असली काम क्या होता है, वो समझाना ही होता है कि वो कठिन चीजों को आसान भाषा में समझा सके, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। आप ऐसा कह के फिर मुझे मतलब मोटिवेशन भी दे देते हैं और फिर मुझे एक वो भी बढ़ जाता है, जिम्मेदारी का भाव बढ़ जाता है। समझिए जिम्मेदारी क्या है। आप में से कई लोगों ने एक बार सुना होगा, यार मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं घर की। जिम्मेदारियां क्या हैं यार, मेरे को है ना पैसे कमाने हैं, मेरे को अपने घर वालों को हवाई जहाज में बिठाना है। ध्यान से सुनिएगा, क्या करना है आपको, ये आप हैं, आपको अपने ऊपर जिम्मेदारी क्या मिली, मेरे को अपने पापा मम्मी को हवाई जहाज में बिठाना है। ये पहली जिम्मेदारी। जैसे मैं मेरी बताऊं, मैंने क्या किया था, जब मैं कमाने बैठा था ना, सबसे पहले मैंने ये कंडीशन डे 1 में क्रिएट की थी कि मैं शादी कब करूंगा। तो मैंने खुद से डिसाइड किया था, जब मेरा पूरा घर एक बिल्कुल बेंगलो स्टाइल में बन जाएगा, पूरा बंगला होगा मेरे पास बना हुआ, एक तो वो मैंने अपने ऊपर खुद से, मैं अपनी बात बता रहा हूं आपको, कि मेरे पास खुद का बंगला होगा, खुद की गाड़ी होगी, बैंक बैलेंस होगा। ये सब चीजें जब मेरे पास होंगी तब जाके मैं शादी करूंगा। मेरे लिए शादी क्या था, एक लाइबिलिटी थी, क्योंकि उसमें पैसा खर्च होना था। ठीक है, ये 3 चीजें जब खुद से मेरे पास होंगी तब मैं शादी करूंगा, ये मैंने सोचा हुआ था। आपने क्या सोच रखा है, मेरी जॉब जिस दिन लग गई उस दिन मैं शादी करूंगा। आपके लिए शादी क्या हो रही है, लाइबिलिटी। पापा मम्मी की हवाई जहाज से यात्रा कराऊंगा, या फिर बहन की शादी करूंगा, या फिर अपने दोस्त को इतनी मदद करूंगा। आपको जितने भी खुद से पैसे देने हैं किसी को, वो सारी आपकी जिम्मेदारियां हैं। वो चाहे आप अपनी मर्जी से दे रहे हो या फिर गैर मर्जी के दे रहे हो, लेकिन आपको खर्च करने हैं। मुझे ये बताइए, अगर मैंने बैंक में पैसा जमा कराया है, बैंक में पैसा जमा कराया, ये रहा, मैं राम था, मैं श्याम था, मैं मोहन था, मैंने बैंक में पैसे जमा कराए 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए। ये बैंक में पैसा जब जमा कराया गया है, तो इसका मतलब यह हुआ कि बैंक की एक हेडेक बन गई कि मुझे यह पैसा वापस भी चुकाना है। आपने बैंक में जमा क्यों कराया बाय द वे, इसीलिए ना, क्योंकि आपको ब्याज मिलेगा। तो ब्याज मिलेगा तो यह आपकी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि मुझे बैंक का पैसा वापस चुकाना है। बैंक का पैसा, बैंक को क्या मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि राम का पैसा देना है, श्याम का पैसा देना है, मोहन का पैसा देना है। ये जो पैसा देना जो है, जो बैंक के दिमाग में, आपने तो जमा कराया, लेकिन वो बैंक की क्या है, लायबिलिटी है। तो जब यह शब्द आपसे पूछा जाए कि लायबिलिटी क्या है, तो आपके पास जो जमा धन है वो लायबिलिटी है। सर इसका मतलब, ये तो बड़ा नेगेटिव साउंड होता है। हम तो सोचते हैं कि बैंक इस बात से डरता होगा कि उसने कितना लोन दे रखा है। लोन से वो नहीं डरता है, वो लायबिलिटी से डरता है, क्योंकि बैंक लोन से फेल नहीं मारता है, लायबिलिटी से फेल मारता है। क्यों, कल को ये लायबिलिटी वाले पैसे मांगने आ गए तो सारा खेला खराब हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? मतलब कल को ये लोग अपना पैसा मांगने आ गए तो मैं तो खत्म। इसलिए बैंक यहां पर चालाकी चलती है। क्या करती है, बैंक आपसे 2 प्रकार से पैसा जमा करवाती है। कौन से 2 प्रकार से? एक पैसा जमा कराती है वो डिमांड डिपॉजिट के रूप में, और एक पैसा जमा करवाती है वो टाइम डिपॉजिट के रूप में। अब इसका क्या मतलब है, सुनिए ध्यान से। आप कभी बैंक गए और बैंक जाकर आपने कहा कि मुझे 100 रुपए जमा कराने हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर आपको 100 रुपए जमा कराने हैं तो बैंक आपसे पूछती है, बताइए सर कितने दिन के लिए जमा कराने हैं, 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, कितने साल के लिए जमा कर। जब समय बताकर पैसा जमा कराया जाए तो उसे टाइम डिपॉजिट कहा जाता है। सर ऐसा होता है क्या? अरे हां भाई, जो शब्द यूज करते हैं बैंकिंग के अंदर, एफडी जिसे कहते हैं फिक्स डिपॉजिट, वो क्या है, वो टाइम डिपॉजिट है। ऐसे ही आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट,
हर महीने मैं 1,000 रुपए जमा करूंगा, 12 महीने तक गारंटेड जमा करूंगा। ये टाइम डिपॉजिट है, यानी टाइम के साथ जिसे जमा कराया गया है वो क्या हो गया? क्या आपको बात समझ में आ गई? वो क्या हो गया? टाइम डिपॉजिट। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना पैसा करंट अकाउंट में रखते हैं या सेविंग अकाउंट में रखते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, आपकी तनख्वाह आई, आपका सैलरीड अकाउंट है, आपने एफडी नहीं कराई, वो आपके अकाउंट में ही डला हुआ है। बैंक कहती है कि अगर आप मुझसे ये पैसा निकाल के बाहर नहीं ले जाओगे तो मेरे जो अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा है ना, मैं उस पर भी आपको ब्याज देती रहूंगी। ये किसने कहा? बैंक ने कहा। डिमांड डिपॉजिट क्या है कि आपने, अब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की सैलरी आई, वो सैलरी अकाउंट है, ये रहा सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट में मान लीजिए एक्स अमाउंट जाकर के डला, एक्स अमाउंट डला। अब बैंक इंतजार कर रही है, ये व्यक्ति कभी भी अपना पैसा निकाल सकता है। तो बैंक ने उसको लालच दिया कि सुनो, माना कि तुम कभी भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर तुम मेरे पास अपना पैसा छोड़कर रखते हो तो मैं इस पैसे पर इतना परसेंटेज ब्याज दूंगी। टाइम डिपॉजिट पर ब्याज हमेशा ज्यादा मिलता है, एफडी पर हमेशा ज्यादा ब्याज मिलता है। डिमांड डिपॉजिट क्योंकि आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो, इसलिए बैंक को भी रिस्क रहती है कि यार ये विश्वास का आदमी नहीं है। इसलिए जो सेविंग अकाउंट होते हैं, जो करंट अकाउंट होते हैं, जिसमें पैसा तो होता है लेकिन बैंक उनसे डरती है, यूज करने से डरती है। ठीक है ना? तो यहां पर सेविंग अकाउंट हुआ, या फिर जो आपका सैलरी अकाउंट हुआ, या फिर आपका करंट अकाउंट हुआ, ये सारे जो पैसे रखे हुए अकाउंट होते हैं ये डिमांड डिपॉजिट में काउंट किए जाते हैं। हर सप्ताह फ्राइडे की शाम को बैठकर सारी बैंक अपने अपने इस पैसे को काउंट करती हैं। क्या करती हैं? सारा की सारा पैसा काउंट करती हैं कि हमारे पास कुल कितना पैसा है। उस काउंट किए हुए पैसे को जो हर फ्राइडे की शाम को काउंट होता है उसे एनडीटीएल कहलाता है। हालांकि आरबीआई कहता है कि हर 14वें दिन आप काउंट किया करें, यानी दूसरे हफ्ते के फ्राइडे को काउंट किया करें, लेकिन बैंक डरती हैं इसलिए वो हर महीने, हर सप्ताह फ्राइडे के दिन अपना पूरा पैसा काउंट करती हैं। कितना पैसा अपने पास बचा है भाई? उस पैसे को क्यों काउंट करती हैं? क्योंकि आरबीआई ने कुछ नियम दे रखे हैं कि अगर बैंक चलानी है तो आपके पास टोटल एनडीटीएल का इतना परसेंटेज अपने पास हमेशा होना चाहिए। अगर बैंक फेल होने से बचानी है तो इतना परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल मेरे पास जमा होना चाहिए। अगर तुम्हें ब्याज चाहिए तो एनडीटीएल का इतना परसेंट मेरे पास जमा कराना चाहिए। ये सारी प्रक्रियाएं हैं जिसके माध्यम से आरबीआई बैंक को कंट्रोल करती है। चलिए, अगर आपको यहां तक की बात समझ में आ गई तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। उम्मीद है आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। अगर सेशन समझ में आया है तो कृपया करके बता दीजिए। ऑल क्लियर? मजा आ गया? आपको पता है आपके इस मजा की मुझे क्या कीमत चुकानी पड़ती है? जिस दिन आपकी क्लास नहीं ले पाता या किसी कारणवश क्लास डिले हो जाती है, आप इतना खफा हो जाते हैं क्योंकि आपके मन में ना नॉलेज का एक डोपामाइन जा चुका है और आपको मजा आता है कि ये डोपामाइन रोज मिले। और वो डोपामाइन रोज मिले इसलिए क्या होता है कि जिस दिन क्लास किसी कारणवश खत्म हो जाती है या नहीं हो पाती, जैसे कल इंटरनेट के कारण क्लास नहीं हो पाई, तो मुझे बहुत गुस्सा झेलना पड़ा आप लोगों का। आपका फ्रस्ट्रेशन दिखता है, कई निराश हो जाते हैं, बुरी बुरी इमोजी बना रहे होते हैं, हाय राम क्लास नहीं हो रही। वो जो क्लास नहीं, असल में क्या है ना, आपको सब्जेक्ट में वेब सीरीज की तरह आनंद आने लग गया है कि हाँ यार ये तो आनंददायक चीज है। अब सब्जेक्ट में आनंद आने लग गया तो रोज उसकी उम्मीद होने लग गई कि हाँ यार ये तो रोज मिलना चाहिए। अब वो डोपामाइन जिस दिन नहीं मिलता है उस दिन आप जो है फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, है ना। आरबीआई पैसे कैसे कमाता है तापस कल बताएंगे आपको।
है ना। कल आरबीआई बैंक को कैसे कंट्रोल करता है ये बताएंगे। ये 2 दिन का और बचा है, अब आप ये समझ लीजिए। राहुल प्रजापति ये भी बताएंगे कि बैंक फेल मारते तो पैसा कैसे, चिंता ही मत करिए। वैभव बिल्कुल। क्लियर, बिल्कुल गवर्नमेंट बैंक में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, चिंता मत करिए। अंशुमान बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो कल आरबीआई बैंक को कैसे कंट्रोल करती है ना, वो कल समझाएंगे आप लोगों को, ठीक है। धर्मेंद्र चढ़ाओ मत, चलो ठीक है।